मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अनट्रेन्ड दाइयों के जरिए भारत में जचकी करवाई जाती है, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा बना रहता है। आप लोगों के कमेंट्स मिले, कुछ ने तो यहाँ तक लिखा कि ये सब बातें सुनने में ही विभत्स लग रही हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक सबसे विभत्स बात तो मैंने आपसे शेयर की ही नहीं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सभी महिलाएं जो हैं वो बालिग होंगी, यानी कि 18 या उससे ज्यादा साल की होंगी, लेकिन आप लोग भूल रहे हैं कि बात जो है 1920 के दशक की चल रही है और उस समय में 5, 6, 7 साल की बच्चियों तक की शादी कर दी जाती थी और उनके साथ कई कई दिन मैरिटल रेप होता था, जिससे बच्चियों की मृत्यु हो जाया करती थी। और जो बच जाया करती थी वो 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में मां बनने के कगार पर होती थी। और ये सारी विभत्स घटनाएं जो हैं ज्यादातर इन बच्चियों के साथ ही होती थी। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इन लोगों को किस तरह का आहार दिया जाता था और इनकी उम्र का जिक्र भी आज के एपिसोड में होगा। मेरा दावा है कि आहार के बारे में सुनकर आपका निवाला हलक में ही अटक जाएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। और एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मत सोचिएगा कि ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ अनपढ़ लोगों तक ही सीमित थी। पढ़े लिखे लोग भी इतने ही जाहिल थे। जानिए, आहार के मामले में अलग अलग रिवाज हैं। मध्य प्रांतों में पहला आहार बच्चे के मूत्र में कच्ची शक्कर अर्थात खाण मिलाकर देते हैं। फुटनोट 11 VMSF रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 86, डॉक्टर MA वाइली। दिल्ली में शक्कर और मसाले या शराब या शहद देते हैं। पहले 3 दिनों तक तो तरल पदार्थ दिया जाता है, उसे घुट्टी कहते हैं, जिसे कुछ खास मसालों और जंग लगे शुभ सिक्कों तथा मंत्र लिखे कागज अर्थात तावीज को उबाल कर तैयार किया जाता है। ये चीजें अलग अलग क्षेत्रों, जातियों और समुदायों में उनकी बेहतर समझ के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आहार के तौर पर एक जच्चा महिला को दी जाती हैं। महिला कहिए चाहे बच्ची कहिए। मां के संबंध में जैसा कि शुरू में कहा जाता है, उसे प्रसव के समय से 4 से 7 दिन तक बिना भोजन और पानी के रखा जाता है, या यदि उसे कुछ दिया जाता है तो केवल सूखे मेवे और खजूर दिए जाते हैं। यहाँ इसका उद्देश्य कदाचित कम खर्ची और घर के बर्तनों को अपवित्र होने से बचाना हो सकता है। किंतु जो भी हो, इस पुराने चले आ रहे रिवाज को बनाए रखने से परिवार की कम खर्ची भी अनायास पुष्ट हो जाती है। फुटनोट 12 एंडरसन ग्रिफिन नेशनल हेल्थ अक्टूबर 1925 पृष्ठ संख्या 124। कुछ क्षेत्रों या समुदायों में रिवाज है कि बच्चे को तीसरे दिन तक स्तनपान के लिए छाती से नहीं लगाया जाता है। इस रिवाज से उसके घातक परिणाम आते हैं। तो यहाँ कैथरीन मेयो ने 3 दिन का जिक्र किया है, जबकि जो है बहुत सारे इलाकों में ये 6 दिन तक होता है। छठी का रिवाज जो है उसी वक्त बच्चा सबसे पहला माँ का दूध चखता है, उसका स्वाद। कहावत भी आपने सुनी होगी, छठी का दूध याद दिला देना। उसका मतलब यही है कि माँ के दूध के सबसे पहले स्वाद को याद दिला देना। किंतु कुछ दूसरी जगहों पर माँ से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल नवजात शिशु को स्तनपान कराए, बल्कि अगर उसका कोई बड़ा बच्चा है तो उसे भी स्तनपान कराए। प्रायः 3 साल के बच्चे को स्तनपान के लिए उस अवधि में माँ के पास भेज दिया जाता है जब वे प्रसव पीड़ा में होती है। बाहर बैठी स्त्रियां बताती हैं वे भूख से रो रहा था और कुछ खाता नहीं है। तो इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। कैथरीन मेयो शायद इसको समझने में उस तरीके से नाकाम रही हैं। जनरली जो है नई माँ के लिए दिक्कत होती थी, शायद दूध जो है वो आसानी से नहीं उतरता कई बार सीने में, तो बच्चों को इसलिए भेजा जाता है कि वो तेजी से जब दूध खींचते हैं तो एक सक्शन सा क्रिएट होता है और दूध जो है वो आसानी से सीने में उतर जाता है, जिससे जो नवजात शिशु होता है उसके लिए दूध पीने में आसानी हो जाती है। ये सारी बातें मैंने अपने घर, परिवार, समाज में देखी हैं। मैं भी आप लोगों के बीच ही रहती हूँ इसलिए, और एक माँ भी हूँ, इसलिए इस बात को मैं आपको बता सकती हूँ। वह 3 कारणों, प्रथम उसके कमजोर और बीमार पूर्वजों की परंपरा, द्वितीय उसके खराब खान पान, तृतीय उसके बाल विवाह और अपरिपक्व यौन संबंध और उससे संक्रमित रोग के परिणाम स्वरूप भारत में भारी प्रतिशत उन स्त्रियों का है जिनकी हड्डियां छोटी हैं
या भीतर से इतनी विकृत और बीमार हैं कि वे बिना ऑपरेशन के सामान्य रूप से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस तरह की सभी स्त्रियों को यदि ब्रिटिश या अमेरिकन महिला डॉक्टर या ब्रिटिश प्रशिक्षित भारतीय महिला चिकित्सकों की सहायता न मिले तो वे धीरे धीरे यातना सहने से मर सकती हैं। फुटनोट 14 लंबा चौड़ा फुटनोट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में मेडिकल छात्रों के लिए स्त्री रोग और प्रसूति शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि स्त्रियां पुरुषों के अस्पताल में जाने के लिए राजी नहीं होती हैं। अपवाद रूप में भी इसकी बहुत कम संभावनाएं होती हैं। इसलिए भारतीय छात्र स्त्री रोग विशेषज्ञ ज्ञान पुस्तकों से हासिल करते हैं। यदि वे उसे विदेश में जाकर सीख कर आए तो उन्हें उसका व्यावहारिक ज्ञान जरा भी नहीं मिलता। कभी कभी ये जरूरी होता है कि पश्चिमी डिप्लोमा प्राप्त भारतीय डॉक्टर दूर बैठकर मरीज का प्रसव करा रही दाई को सलाह देकर अपना काम करता है, पर ये इस तरह के काम को सामान्य अर्थ में व्यावहारिक नहीं कहा जा सकता। ऐसी चिकित्सा यदि करीब में भी होती है तो भी पीड़िता के परिवार या पति की प्राचीन परंपरा की अंधभक्त स्त्रियां उसे वहां पहुंचने नहीं देती। उन मामलों में भी जहां प्रसव सामान्य होता है, इसका परिणाम भी भारतीय दृष्टिकोण से प्रायः मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। श्रीनगर की जनाना अस्पताल की एक योग्य महिला सर्जन डॉक्टर K.O. वोगन अपना मत इस प्रकार व्यक्त करती हैं। फुटनोट 15 VMSF रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 98 एंड 99। बहुत सी स्त्रियां इसलिए निसंतान हैं क्योंकि उनके साथ प्रसव के दौरान अत्याचार किए जाते हैं, जिससे वे हमेशा के लिए अक्षम हो जाती हैं। अनेक पुरुष भी इसलिए पुत्र विहीन हैं क्योंकि उनका बच्चा जन्म लेते समय ही अज्ञानता से मार दिया जाता है, या उनकी पत्नियों को दाइयों ने इतना शत विक्षक्त कर दिया है कि वे फिर से कभी बच्चा पैदा करने के योग्य ही नहीं रही। मैं अपनी बात को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहती हूँ जिनसे इस देश में हर महिला डॉक्टर को सामना करना पड़ता है। कहीं से बुलावा आता है और हमें बताया जाता है कि स्त्री प्रसव पीड़ा में है। जब हम उसके घर पहुंचते हैं तो हमें बिना खिड़की वाले एक छोटे से अंधेरे और गंदे कमरे में ले जाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ताजी हवा से जच्चा को बुखार हो जाता है। मौजूद हवा को भी कढ़ाई में कोयला डालकर दूषित कर दिया जाता है। वह स्त्री चारपाई या फर्श पर लेटी होती है। उसके पास एक या दो बूढ़ी औरतें होती हैं जिनके कपड़े गंदे होते हैं, हाथों पर मैल चढ़ा होता है और जिनके सिर में जुएं भरी होती हैं। वे बताती हैं कि हम दाई हैं और जच्चा 3 दिन से प्रसव पीड़ा में है और हम बच्चे को बाहर नहीं ला पा रही हैं। वे एक और प्रयास करने से पहले अपने हाथों को जमीन पर रगड़ रही हैं। हमने निरीक्षण करके देखा कि योनि में सूजन है और वह फट गई है। वे हमें बताती हैं कि हाँ, यह एक खराब केस है और प्रसव के लिए हमें अपने दोनों पैरों और हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा है। क्लोरोफॉर्म दिया जाता है और औजारों से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। जब हम बच्चे को निकालते हैं तो उसके साथ उसके भीतर से कुछ जड़ें, डोरियां, चिथड़े और बेल के बीज भी निकलते हैं जो दाइयों ने गर्भाशय के अंदर घुसेड़ दिए थे। यह ना समझना कि इस तरह की पीड़ा को भोगने वाली अभागी स्त्रियां केवल गरीब घरों की ही होती हैं। मैं आपको बहुत से ऐसे भारतीयों के घर भी दिखा सकती हूँ जिनके पास विश्वविद्यालयों की डिग्रियां हैं, पर उनकी पत्नियों के प्रसव गंदे चिथड़ों पर होते हैं और ये प्रसव वही अप्रत्याशित दाइयां कराती हैं क्योंकि यही उनका रिवाज है और बीए की डिग्री के कोर्स में उन्हें सामान्य समझदारी नहीं पढ़ाई जाती है। तो यहाँ की शिक्षा में ही कुछ गड़बड़ी है। ये आपको वैज्ञानिक सोच का नहीं बनाती है, तर्कशील नहीं बनाती है, बल्कि धार्मिक और संस्कारी ही बनाती है। इसके बाद डॉक्टर वोगन अपनी चिकित्सा के कुछ और अनुभवों का भी वर्णन करती हैं, जिसका एक उदाहरण इस प्रकार है। फुटनोट 16 VFMS रिपोर्ट पृष्ठ 99 और 100। एक समृद्ध और उच्च शिक्षित हिंदू व्यक्ति ने, जो भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक और स्वयं लेक्चरर भी है, हमें अपने घर पर बुलाया क्योंकि उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब उसे बुखार है। हमने देखा कि दाई के पास रोगाणुनाशक वस्तुएं नहीं थी क्योंकि उन वस्तुओं के लिए उसे 3 रुपए (1 अमेरिकन डॉलर), उस समय 1 अमेरिकन डॉलर 3 रुपए का था, खर्च करने पड़ते, जबकि दाई को पूरे प्रसव की कुल फीस ही 1 रुपया और कुछ पुराने कपड़े मिलते हैं। मरीज कुछ पुराने उतारे हुए गंदे कपड़ों के ढेर में लेटी हुई है, जिसमें एक पुरानी मिर्जाई (वास्केट)
और रेलवे वाला अंग्रेजी कंबल, पार्सल की पैकिंग में काम आने वाला वाटरप्रूफ कपड़े का एक टुकड़ा और उसके पति की पुरानी गंदी हाफ कमीज। वहां कोई भी चादर या किसी प्रकार का साफ कपड़ा नहीं था। उसके पति हमें बताता है कि हम उसे साफ कपड़े 5वें दिन देंगे, पर अभी नहीं, ये हमारी परंपरा है। और ये एक लेक्चरर की बात यहाँ पर कैथरीन कर रही हैं। तो स्थिति में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है आज भी। इस स्थिति में हम क्या कर सकते थे? वह स्त्री रक्त में संक्रमण फैलने से मर गई। रक्त में संक्रमण या तो गंदे कपड़ों के संपर्क से फैलता है जो बिना धोए घर में इसी काम के लिए रखे रहते हैं, या उस दाई से फैला जिसने गर्म पानी, साबुन, साफ करने के ब्रश और रोगाणुनाशक दवाइयों के बिना ही अपना काम किया था। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए किया गया खर्चा लोगों को फिजूल खर्ची लगती है। यहाँ पर इस तरह के अनेक साक्ष्य मौजूद हैं कि किस तरह शिक्षित, सब जगह घूमे हुए यूरोपियन विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त उच्च कुल के भारतीय शिक्षित लोग अंधी परंपरा के नाम पर अपनी पत्नियों पर जुल्म करने देते हैं। एक भारतीय चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति का मामला भी देखा जा सकता है जिसने अंग्रेजी विश्वविद्यालय से पीएचडी और एमडी की डिग्रियां प्राप्त की थीं, जो योग्य तथा कुशल डॉक्टर माना जाता था, जो दाइयों को आधुनिक प्रसूति विज्ञान में प्रशिक्षण देने वाले सरकारी केंद्र का प्रभारी भी था। किंतु जब उसकी युवा पत्नी को हाल ही में प्रसव पीड़ा हुई तो उसने अपने परिवार की बूढ़ी औरतों के दबाव में आकर वही पुराने तरीके की गंदी और अशिक्षित दाई को बुला लिया। ये हाल उस व्यक्ति का है जो खुद भी कई डिग्रियां प्राप्त किए हुए है, और वो भी भारत से नहीं, विदेशों से, और इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र का प्रभारी भी है। उसकी पत्नी प्रसव ज्वर से मर गई और बच्चा भी जन्म के साथ ही मर गया। डॉक्टर वोगन लिखती हैं, हमें आश्चर्य है कि जब अंग्रेजी डिग्रीधारी शिक्षित भारतीय भी अपनी पत्नियों और नवजात बच्चों को अशिक्षित दाइयों के हाथों मक्खियों की तरह मरवा रहे हैं, तो हम साधारण बहनों के दुखों की सहज भी कल्पना कर सकते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े डिग्रीधारी लोगों की ये हालत है, तब फिर जो अशिक्षित लोग हैं उनके बारे में तो बात ही क्या करनी है। किंतु इस विषय में व्यक्ति के सामाजिक स्तर या धनी निर्धन का सवाल महत्व नहीं रखता। इसकी पुष्टि सभी उत्कृष्ट अंग्रेजी और अमेरिकन महिला डॉक्टर करती हैं। इस संबंध में डॉक्टर मेरियन ए वैली के शब्द इस प्रकार हैं, फुटनोट 17, वीएमएसएफ रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 86। ये स्थितियां केवल अत्यंत गरीब या अत्यंत अशिक्षित वर्गों तक कदापि सीमित नहीं है। मैं राजाओं के घरों में भी गई हूँ जहां मैंने इस तरह की बहुत सी प्रथाएं अमल में लाती हुई देखी हैं। ऐसे घरों में भी जब मैंने हवा के आने तथा कीटाणुनाशक दवाइयों का इस्तेमाल की बात की तो उसका सख्त विरोध किया गया। आपने बहुत सी पुरानी फिल्मों में भी ऐसा देखा होगा कि जब गांव देहात के लोगों को बोलते हैं कि चलो डॉक्टर के पास सुई लगानी है, तो वो लोग डर के भाग जाते हैं कि सुई लगा के तो हमें मार ही डालेंगे डॉक्टर। ऐसा पुरानी फिल्मों में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। पुराने फिल्में जो है वो एक अच्छा माध्यम होती हैं चीजों से कनेक्ट करने का। लड़की चाहे मेहतर की हो या ब्राह्मण की, वे जाति बहिष्कृत हो या रानी, अवश्य रूप से उस घोर समय को भोगने में उन सब की नियति एक जैसी ही है। एक भारतीय ईसाई स्त्री जो समाज में प्रतिष्ठित है और जिसके लिए उसके चरित्र के अनेक दरवाजे खुल गए हैं जो दूसरों के लिए बंद हैं, एक बालिका रानी के दर्द की कहानी इस प्रकार प्रस्तुत करती है। वह बहुत पीड़ा होती है। वे दयावश उस रानी के यहाँ गई थी, और रानी की उम्र का जरा जिक्र सुनिए। जब उस ईसाई महिला रानी के कमरे में गई तो एक राजा की पत्नी थी और जिसकी आयु अभी 10 साल की थी, तो उसे प्रसव होने ही वाला था। तो पिछले एपिसोड में भी हमने जितने भी यातनाओं के बारे में चर्चा करी थी, वो यही सब छोटी बच्चियां, ज्यादा प्रतिशत इन्हीं बच्चियों का रहता है उन यातनाओं को सहने में। तो भारत माता का चेहरा कितना कुरूप है असल में, ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगली बार जब भारत माता की जय के लिए हाथ उठाएं तो एक बार इन मुद्दों को जरूर ध्यान में रखें। दाइयां उसके पास थी और काम में व्यस्त थी, पर मामला स्पष्ट रूप से गंभीर लग रहा था। सहायता के लिए पुरोहित को बुलाया गया था। दरवाजे के बाहर राजा का एक बूढ़ा पुरोहित बैठा हुआ था जो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और समय समय पर
अपनी पोथी से कुछ पढ़कर दाइयों को निर्देश देता जा रहा था। वह अचानक चिल्लाया, भीतर से सब लोग सुनो, इस स्त्री अर्थात रानी के शरीर पर आग रखने का यही शुभ समय है। जल्दी से आग जलाओ और इसके शरीर पर रखो 10 साल की छोटी बच्ची जो डिलीवरी का दर्द बर्दाश्त कर रही है, अब वो अपने ऊपर आग रखे जाने का दर्द भी बर्दाश्त करे। तुरंत ही दाइयां उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। ईसाई महिला ने खतरे को भांप लिया और कहा, आग की हमारी इस नन्ही राजकुमारी को क्या जरूरत है? ओह, औरतों ने उदासीनता से जवाब दिया, यदि उसके भाग्य में जीवित रहना होगा तो वे जीवित रहेगी, और हाँ, उस पर दाग का निशान जरूर पड़ जाएगा, और यदि उसके भाग्य में मृत्यु होगी तो वह मर जाएगी। यह कहकर उन्होंने आग जलाना जारी रखा। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। वह ईसाई महिला तुरंत बाहर दरवाजे पर बैठे पुरोहित के पास गई और बोली, पुरोहित जी, क्या आपको देवीय प्रकोप का डर नहीं लगता है? आप उसे जलाकर मार डालने वाले हैं। वह रानी है, कोई साधारण स्त्री नहीं है। क्या गंगा माँ इससे कुपित नहीं होंगी कि आप लोग इसे कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं? उस बूढ़े पुरोहित ने हतप्रभ होकर कहा, यह सत्य है कि भगवान निरंतर नजर रखते हैं और उन्हें क्रोध भी आता है, लेकिन यहाँ शास्त्र भी सही कहते हैं। और उसने अपनी परेशान आंखों अपने घुटनों पर रखे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पर गढ़ा दी। उसने दूसरा सवाल पूछा, क्या इस घर में गंगा जल है? अवश्य है, भला इसके बिना कोई घर कैसे हो सकता है? पुरोहित ने जवाब दिया। तब उस स्त्री ने कहा, यहाँ मुझे ये कहना है कि पवित्र गंगा जल को आग के ऊपर 3 बार गर्म किया जाए, फिर उसे जादू के एक थैले में भरा जाए। ये थैला मेरे द्वारा देवता आपको देंगे, फिर उस थैले को रानी के शरीर पर रख दिया जाए। इस प्रकार आग और जल दोनों की संयुक्त भेंट से देवता प्रसन्न हो जाएंगे और उनका कोप शांत हो जाएगा। वह बूढ़ा चिल्लाया, ये तो बुद्धिमानी की बात है, ऐसा ही कीजिए। उसके बाद वे ईसाई स्त्री तुरंत दौड़कर अपना गर्म पानी का थैला उठा लाई। मतलब जो हॉट वाटर केस होते हैं ना, जो सिकाई के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका उस ईसाई महिला डॉक्टर ने निकाला। हर स्तर पर हर वर्ग के भारतीयों में अंधविश्वास पाया जाता है। आमतौर पर स्त्रियां इस अंधविश्वास को ज्यादा मानती हैं कि देवता के प्रकोप से ही रोग होता है और दवाइयां और सर्जरी से देवता भाग जाता है और अप्रसन्न हो जाता है। उनके अनुसार देवता को अप्रसन्न करना बुरा काम है, इसलिए वे तंत्र मंत्र जादू और मन्नत से काम लेना ज्यादा बेहतर समझती हैं। इन देवताओं के अलावा बहुत सी चुड़ैलें और भूत भी इतने हैं जितने समुद्र के रेत के कण, जिनकी संख्या में और वृद्धि ठीक नहीं। तो यहाँ पर गहरा कटाक्ष भी कर रही हैं भारतीयों की मानसिकता के ऊपर कैथरीन। सबसे बुरी चुड़ैलों में उन स्त्रियों की आत्माएं मानी जाती हैं जो प्रसव के दौरान बच्चे के जन्म से पहले ही मर जाती हैं। इन चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं और वे सुनसान सड़कों पर तथा घरों में मंडराती रहती हैं। इनमें डाह ज्यादा होती हैं। डाह वो स्त्रियां जो बच्चे को खा जाती हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए जब कोई स्त्री जिसके अभी बच्चा नहीं हुआ है मरने वाली दिखाई देती है, जो कई दिनों तक दर्द में पड़ी रह सकती है और उसकी भूख से कमजोर हड्डियां बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो सकती हैं, तो दाई परिवार की सुरक्षा के लिए अपने कुछ उपाय करने लगती है और ये उसका काम होता है। तो यहाँ पर वो जो उपाय करती हैं वो कितने घटिया उपाय होते हैं, इसके बारे में जरा गौर से सुनिए। एक तो ज्यादा प्रतिशत जो है प्रसव पीड़ा झेलने वाली वो बच्चियों का होता है। उन बच्चियों को जरा नॉलेज नहीं होती है कि उनके साथ हो क्या रहा है, उस दर्द को वो सहन करने में अक्षम होती हैं। उसके बाद दाइयों की अपनी एक्सपर्टनेस जो होती है उसके ऊपर आजमाती हैं और अब ये भूत प्रेत भगाने के लिए कितना जुल्म उनके ऊपर करती हैं, जो प्रसव पीड़ा में ऑलरेडी तड़प रही होती हैं बच्चियां। ऐसे अवसर पर पहले वे मिर्च लाती है और उसे मरने वाली स्त्री की आंखों में मल देती है ताकि प्रेत आत्मा अंधी हो जाए और बाहर निकलने में असमर्थ हो जाए। इसके बाद वे 2 लोहे की लंबी कीलें लेती है और उसकी हलचल विहीन बाहों को फैलाकर उसके दोनों हथेलियों को फर्श पर रखकर उसमें एक एक कील घुसेड़ देती है। मतलब अपनी नासमझी से पहले तो जो औरत डिलीवरी के दर्द से तड़प रही थी और तड़प तड़प के वो मर जाती है, उसके बाद भी उसको छोड़ा नहीं जाता है कि ये मर गई है तो अब ये डाह बन के जन्म लेने वाली है। ये सब प्रेत आत्मा को जमीन में बांधकर रखने के लिए किया जाता है ताकि वे बाहर निकलकर जीवित लोगों को परेशान ना करे। इस तरह वह स्त्री मर जाती है।
तब देवताओं से उसके पूर्व जन्म के उन पापों की क्षमा करने के लिए प्रार्थना की जाती है जिसके लिए वह दुख भोग रही है। ये बयान भयानक लग सकता है, पर अनेक डॉक्टर इसकी गवाही दे सकते हैं जो भारत के विभिन्न भागों में रह चुके हैं। इस अध्याय में दिए गए सभी मुख्य विवरण डॉक्टरों के साक्ष्य और स्वयं मेरे अनुभवों पर आधारित है। तो यहाँ पर आज का ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। पढ़ने में ये सारी बातें, आपके कमेंट सेक्शन में आपने सही कहा था कि ये सभी बातें बेहद विभत्स हैं। सोचिए, ये हमें सुनने में इतनी लग रही हैं, तो जो छोटी बच्चियां और जो तकलीफ में तड़पती औरतें इन तकलीफों को बर्दाश्त करती होंगी, उनके शरीर पर क्या बीतती होगी। मंथन जारी रखिएगा, और यदि आपको ये सारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें स्प्रेड करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।